अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता, ट्यूट क्यों नहीं जमा हुई है? क्यों आज क्यों जमा कर देंगे? इसके पहले क्यों नहीं जमा की है? हैं? सॉरी नहीं, आज आप क्लास करिए, अटेंडेंस में आज आपकी अवॉर्ड नहीं करूंगा और उसके बाद क्लास में भी नहीं एंट्री दूंगा। हर्ष अग्रवाल, ट्यूट शीट क्यों नहीं जमा हुई है? आज अटेंडेंस नहीं मिलेगी, आज जमा कर देंगे तो अटेंडेंस मिलेगी और नहीं तो कल से मैं क्लास से भी आउट कर दूंगा। जमा कर दो तो अटेंडेंस दे देंगे, मेरे पास मैसेज आना चाहिए, अभी जमा करिए, देन ओनली आई विल अवॉर्ड अटेंडेंस। विजिबल है, डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है। उज्जवल निगम, लवप्रीत, अर्पित, आप सभी की ट्यूट शीट जमा नहीं है। ट्यूट शीट जमा नहीं है, ट्यूट शीट जमा करिए तभी अटेंडेंस मिलेगी। आज अटेंडेंस जब जमा कर देंगे तभी अटेंडेंस आज की देंगे लवप्रीत। और अगर नहीं जमा करेंगे तो अगले लेक्चर में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। ऋतिक श्रीवास्तव, ऋतिक श्रीवास्तव, ऋतिक श्रीवास्तव, आवाज आ रही मेरी? ये गायब हो गए हैं, बता दीजिएगा।
अटेंडेंस तभी मिलेगी जब मेरे पास मैसेज आ जाएगा सबमिशन का। 5 तारीख लास्ट डेट थी, उसके बाद भी इतनी छुट्टियां पड़ गई और आप लोग को उसके बाद भी जो है बताना पड़ता है। देखिए लास्ट में कहां तक पढ़ाया था हमने। राज, लास्ट टॉपिक हम लोग का डिस्कस क्या हो रहा था? एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी, मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट। हाँ, आदित्य राज चंद्रा, लेट से ज्वाइन करना, ट्यूट क्लास नहीं करना, और साथ ही साथ आपकी ट्यूट शीट भी जमा नहीं है। आदित्य राज चंद्रा सुन रहे हैं ना? अटेंडेंस तभी मिलेगी जिन जब आज आपकी ट्यूट शीट जमा हो जाएगी, मेरे पास मैसेज हो जाएगा। नहीं तो मैं सीधे आपको अपसेंट कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम से जितनी की भी ट्यूट शीट नहीं जमा है, क्लास में भी एंट्री नहीं दूंगा, क्लास से सीधे आउट कर दूंगा। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी के रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला कि कैसे इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कैसे किया जाए, और कैसे इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ गवर्न किस तरह से किया, मैनेज किस तरह से किया जाए। उसके लिए पहला हम लोग ने जो पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज आईटी एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, सबको समझ में आएगा थोड़ी देर। लेफ्ट बताना, आप बताओ। और लेफ्ट, और बताओ। ठीक है निकिता, जो भी कह रहे थे उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दिख रहा है? जितने भी लेट से ज्वाइन किए हैं, आदित्य सिंह हो, अंशुमान हो, ठीक है, जितने लोग भी लेट हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिना ट्यूट शीट के आज अटेंडेंस मिलनी नहीं है, और नेक्स्ट टाइम से क्लास में एंट्री भी नहीं है। गौरव बिस्ट ट्यूट क्लास में लगातार अपसेंट हो। हाँ देख लो, ये सब नोटेड है। अगर आप ट्यूट क्लास में अपसेंट रहेंगे तो मैं आपको रेगुलर क्लास में भी फिर अटेंडेंस नहीं दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, बिना किसी रीजन के। हर क्लास इंपॉर्टेंट है? तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे इन्फॉर्म तो नहीं किया ना आपने। अरे हर्ष को तुमने पीए बना लिया एक अलग बात है, हमारी लगातार 3 ट्यूट से आप 5, 12, 19, 5, 12 एंड 19 में एब्सेंट हैं आप। 3 हफ्ते से आप एब्सेंट हैं, मुझे एक बार भी किसी ने नहीं बताया। हर्ष खुद बीमार पड़े हैं, वो खुद एब्सेंट रहते हैं, तो आप उनको क्या बता रहे हैं? आप पर्सनली मुझे फोन करिए ना, कहीं भी हो फोन तो चल रहा होगा। फिर अरे खुद काम कर लिया करो, क्यों इन सबको इन्वॉल्व कर रहे हो? कोई वो थोड़ी ना है। आप खुद से काम करिए, इन सबको ना बताइए कि नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। हाँ, 1 मिनट, दरवाजा बंद कर।
So now discuss about the second important term IT steering committee. पहली वाली एग्जीक्यूटिव आईटी कमेटी, दूसरी है हमारी आईटी स्टीयरिंग कमेटी। मींस पहले तो आप समझना चाहिए स्टीयरिंग कमेटी से समझते हैं क्या होता है, स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या हो, स्टीयरिंग का मतलब क्या हो? डायरेक्शन करना या कंट्रोल अपने हाथ में रखना। स्टीयरिंग का मतलब ये हुआ कि कंट्रोल आपके हाथ में है, तो जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं वो अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में है। और लोग जो भी कमिटी बनाते हैं उस कमिटी में जिसको भी किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया जाता है, मैनेजर को ऑथराइज कर दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि अब जो कि ड्राइव वो सेफ हैंड में है और वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय दिस कमिटी और द पर्सन हु हेडेड दैट पर्टिकुलर कमिटी इट विल बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आल्सो employee of the organization. So a steering committee of business user, जिसमें कि आपके इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस यूजर, मैनेजर, मैनेजर में डिफरेंट टाइप के मैनेजर होते हैं। एक तो डिसीजन टेकर, डिसीजन इंप्लीमेंट जो करते हैं वो मैनेजर, और एज वेल एज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जो यहां पे बात हो रही है वो ऑपरेशनल मैनेजर की बात हो रही है, ऑपरेशनल मैनेजर। पर्सनल, पर्सनल में डायरेक्ट जो यूजर है, एक तो बिजनेस यूजर जिसमें आपका सप्लायर भी हो सकता है, वेंडर भी हो सकता है, और पर्सनल की जब बात करते हैं तो एम्प्लॉय, पर्सनल, दीज पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन दिस कमिटी एंड आल्सो प्रोवाइड अ सर्विसेज डिपार्टमेंट वाइज create to see the outcome and programs for the benefit of organization as well as benefit of the employee. तो IIT steering committee provide a vital role, play a vital role during your development process and governance of IT। खासकर जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक ही हमने आपको बताया कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट प्रोसीजर। आइदर ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी ऑलरेडी डील इन आईटी सेक्टर ओनली, लेकिन जब आप किसी और सेक्टर की बात करते हैं या आपका यूजर भी किसी और सेक्टर में काम करता है जो डायरेक्टली आईटी में नहीं है, सपोज करिए रॉ मटेरियल का उसका बिजनेस है, इन्वेंट्री का बिजनेस है, एफएमसीजी का कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन वहां पे भी जो आप टूल यूज करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो आईटी बेस्ड ही होंगे। मैंने कई बार इस चीज को एग्जांपल भी दिया है कि जो वो बिल कभी हाथ से बनाता था, आज भी जो हाथ से कोई पर्ची लिख के दे रहा था, अमाउंट बना के दे रहा था, वो सब कुछ सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। आपके सिस्टम से ही सारी रिपोर्ट निकलनी चाहिए और अकाउंटिंग भी पूरा सिस्टम से ही मैनेज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। And also this committee review thoughts, decisions time to time, periodic review is also necessary। जब आईटी स्टीयरिंग कमेटी की बात होती है तो जो चीफ वाले में था तो वहां पे सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होता था, लेकिन यहाँ पे आपने जो कमेटी है उसको स्टीयरिंग दे दी है, उसमें एक पर्सन, भाई देखिए कहीं भी कमेटी बने होगी वहां पे एक पर्सन था, लेकिन यहां पे भी एक पर्सन है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टीयरिंग है वो पूरी कमेटी के पास, जो मेन पर्सन है उसके पास तो है ही भाई। देखिए फाइनली किसी ना किसी एक को तो ऑथराइज किया ही जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी, और वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन होता है, बट आल्सो ड्यू टू द मेन फंक्शनलिटी और द फीचर ऑफ पीरियोडिक रिव्यू बाय दिस कमिटी, तो वो भी एक कह सकते नहीं कि जो अकेले पूरे कोई डिसीजन या किसी भी डिसीजन को आसानी से ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, इन कंट्रास्ट विद जो आपकी प्रीवियस कमेटी थी जिसमें एग्जीक्यूटिव पर्सन जो उसी को सब कुछ आपने होल इंचार्ज बना दिया था। थोड़ा सा ये डिफरेंस है बस। और थर्ड है आपका इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें आपका एंड यूजर होता है, केवल एंड यूजर, ओनली एंड यूजर।
I already told you many times and many occasions that our development are based on customized. जो कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज हमारा सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर बेस्ड होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, उसी के थ्रू ही सब मैनेज होता है। समझ रहे हैं? तो एंड यूजर का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो एंड यूजर मैनेजर्स, जिसमें ज्यादातर आते हैं आपके एचआर मैनेजर। जब एंड यूजर मैनेजर की बात होती है तो उसमें एचआर मैनेजर आते हैं। एचआर मैनेजर ही एंड यूजर मैनेजर तक आपकी इंफॉर्मेशन तक फ्लो करते हैं। ठीक है, एचआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड आल्सो एंड यूजर मैनेजमेंट एक दूसरे टाइप के मैनेजर होते हैं जो कि ब्रिज एज ए जो वर्क करते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लाइंट साइड ऑर्गेनाइजेशन। इन साइड में एक ब्रिज की तरह रोल प्ले करते हैं। सो एंड यूजर मैनेजर एक्सेप्ट the responsibility for managing the resources and quality of information system whatever you are going to produce, as well as services within business unit and work group। तो पूरा जो ये होल सोल जो आपका मैनेजर होता है वो एचआर मैनेजर, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं एंड यूजर मैनेजर, एंड the manager which plays a bridge, ठीक, या हब की तरह रोल प्ले करता है बिटवीन द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में। तो ये तीन टाइप की कमेटी बना करके या तीन टाइप के सेग्रीगेट करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी को मैनेज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं, एंड आल्सो गवर्न विद द हेल्प ऑफ मेकिंग डिफरेंट कमिटी एंड आल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर एक्चुअल एंड यूजर। तो तीन टाइप के हमने कमिटी डिस्कस करी। पहला एग्जीक्यूटिव कमिटी, दूसरी आईटी स्टीयरिंग कमिटी, और तीसरा एंड यूजर, जिसमें यूजर डायरेक्टली इन्वॉल्व है by means of different managers, plays a bridge between client organization as well as development organization। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने डेवलप किया है, जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी बात होती है। ये समझ में आया तीनों पॉइंट? इसमें भी किसी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी तक तो हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, कमेटी बनाने की बात की। अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो जब इम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करेंगे, जिसके थ्रू किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट कर पाए। So organizational impact on information technology is to view an organization as a socio-technical system। फर्स्ट कंसर्न जो होना चाहिए या मेन व्यू होना चाहिए या मेन अप्रोच होनी चाहिए कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना हो। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा भी होगा, आप एक सोशल प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं। ऐसा लगता है कि हम दूसरे की हेल्प करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन को हमने डेवलप किया। प्रॉफिट तो है ही, डेफिनेटली है, लेकिन साथ ही साथ सोशल वर्क भी होना चाहिए। तो जो एक नया टर्म बन करके आ रहा है, इसको कहते हैं सोशियो टेक्निकल सिस्टम। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका सोशियो टेक्निकल
सिस्टम। जब हम पुराने समय की बात करते हैं, आजकल भी हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आजकल का जो एजुकेशन है वो भी थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गया है, और आप कह सकते हैं जो अप्रोच है वो चेंज हो गई है। पुराने जमाने में रहते थे कि जो हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते, एकेडमिक प्रोवाइड करते थे, ये फॉर सोशल, यानी किसी को अगर आप कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षा जो कहते थे ना वो, या एकेडमिक एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सोशल रिफॉर्म के लिए करते थे। नाउ जैसे जैसे ट्रेंड आपका बढ़ता चला गया, ये थोड़ा सा कमर्शियल होता चला गया, बिजनेस माइंडेड हो गया। बट स्टिल इतना सब होने के बाद भी यू कैन से दैट, चाहे आप किसी को कुछ भी बताएं, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें, वो कहीं ना कहीं लगता जरूर है टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग अ सोशल वर्क। सोशल वर्क आप कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं द यूजर कैन बी बेनिफिशियल बाय योर गाइडेंस एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। So, in context of that platform, now organization should take technology as a socio-technical platform, socio-technical environment, and the socio-technical system. Okay. The concept emphasizes that improve an organization performance, manager must do the following. क्या करना चाहिए? पहला, जब आप ऐसी बात करते हैं, जब इन सब की बात करते हैं, तो मैनेजर के इंपॉर्टेंट रोल के लिए होते हैं। बिना मैनेजर के एक्टिव पार्टिसिपेंट कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं, अब कंपोनेंट जो हम लोग ने MIS के यूज किए थे वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो चेंज वन और मोर ऑफ MIS कंपोनेंट्स एज, किस तरह से? पीपुल वहां पे इन्वॉल्व था, पीपुल हो गया। टास्क, काम डिफाइन कर दीजिए पर्टिकुलर पर्सन को, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, जो हमारा वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था, वो कंबाइंड फॉर्म हो गया टेक्नोलॉजी का। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कल्चर। तो जो 5 टर्म थे वहां पे नेटवर्क था, हमारा डेटा था, रिसोर्स थे, पीपुल था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो सब मिलकर के कंपोनेंट हमारे 5 हैं। लेकिन अब जब सोशियो टेक्निकल सिस्टम की बात होती है, तो दोज MIS कंपोनेंट नाउ चेंज एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम एज पीपुल, टास्क, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड स्ट्रक्चर। इसमें आप कन्वर्ट करिए, मतलब वो जो पर्टिकुलर आपके फंडामेंटल कंपोनेंट थे, नाउ प्रैक्टिकल, जब आप सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं, सोशियो टेक्निकल सिस्टम की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, तो ये कंपोनेंट नाउ मूव्स और यू कैन चेंज या मॉडिफाई कर लिया हमने अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 कंपोनेंट, अब ये ध्यान रखना है कि ये 5 कंपोनेंट जब टेक्निकल की बात होगी, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो ये 5 कंपोनेंट या 5 डायमेंशन के चारों तरफ भी आपका डेवलपमेंट इवॉल्व होना चाहिए और इसी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसी पे हमें कंसर्न करना है, इसी पे ही मेन ध्यान रखना है। पीपुल, टास्क, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड स्ट्रक्चर, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, एंड आल्सो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक अकाउंट। देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा यहां पे इसको थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं, हाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। टेक अकाउंट द रिलेशनशिप among these interdependent
component, interdependent components. You can understand these particular term or the components by using this particular diagram. ये हमारा मेन पीपुल रहेगा. देखिए बिना पीपुल के, बिना पर्सनल के कोई भी टेक्नोलॉजी you can't implement, you can't achieve goal without involvement of the people or the personnel. वो चाहे क्लाइंट साइड हो, चाहे आपका डेवलपमेंट साइड, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हो, बट पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट, पीपल का इन्वॉल्वमेंट हमेशा जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है आपका स्ट्रक्चर. थर्ड है टास्क, जो काम कर रहे हैं, जो टास्क आपने प्रोवाइड करना है. फिर है कल्चर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी. एंड जिस तरह से मेश टोपोलॉजी आपने पढ़ी थी, ईच कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, पीपुल इससे हो गया, इससे हो गया, यहां भी इन्वॉल्वमेंट होगा कल्चर में और टेक्नोलॉजी में भी. स्ट्रक्चर पीपुल से इन्वॉल्व हो गया, टास्क, स्ट्रक्चर और एज वेल एज टेक्नोलॉजी. कल्चर स्ट्रक्चर से रिलेट है, पीपुल से रिलेट है, टेक्नोलॉजी से रिलेट है, और साथ ही साथ टास्क से रिलेशन होना चाहिए. Technology related to culture, technology related to structure, technology related to people, technology related to task, and task is also related to people, technology, structure and culture. So this is mesh topology, and you also can understand with the graph representation without any direction. यानी पांचों जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ईच 5 कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. दीज आर इंटरडिपेंडेंट. तो जब तक इनको आप फॉलो नहीं करेंगे या इनका जो कॉम्बिनेशन है ये इस फॉर्म में नहीं होगा, मेश टोपोलॉजी के फॉर्म में नहीं होगा, अनटिल तब तक आप कोई भी टास्क कंप्लीटली अचीव नहीं कर पाएंगे. Now we can examine the role of each component individually. First one is people. People, I already told you, people is the main key, main person. वो चाहे मैनेजर हो, नॉलेज वर्कर हो, मेन आपका वर्कर हो, प्रोग्रामर हो. Without use of people, you can't implement any technology, or also you are helpless to produce any technical solution or the information system for the use of your client. So people is very very important component. वो मैंने आपको जो MIS का बेसिक स्ट्रक्चर था तब भी बताया था, यहाँ पे भी यही. पीपुल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैन पावर पर्सनल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है आपका टास्क. फर्स्ट वन इज पीपुल, सेकेंड इज टास्क. टास्क यू कैन से दैट द वर्क और द रूल. सो टास्क ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड आल्सो सेपरेट बाय देयर नेचर. समझ रहे, हमेशा अलग अलग रहता है. टास्क हमेशा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का होता है. यू कैन आल्सो सो दैट और अंडरस्टैंड दैट इन मेनी केसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू डू द सेम ओल्ड थिंग ओनली फास्टर. बट नाउ जनरेशन इज चेंज, आइडिया इज चेंज्ड. आवर वर्क शुड बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रादर देन इट टेक टाइम. और ये आप पहले यूजर को बता देते हैं. आप SRS जो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होता है डिलीवरी टाइम.
और I already told you in many times, many forums regarding SDLC that development process is different than the delivery process. तो जो डिलीवरी होती है वो फेज वाइज होती है, मॉड्यूल वाइज होती है, मॉडुलर होती है. So task should be completed as per the deadline decided through the Gantt or PERT chart in context of scheduling in SDLC. और उसी के हिसाब से ही आप उसको डिलीवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऑलरेडी डिस्कस कर लीजिए और टाइम इनफ लीजिए, सारी कंडीशन को ध्यान रखकर, सब चीजों को ध्यान करके, फैक्टर को ध्यान रख के, जिसमें हम ऑलरेडी कहते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसीलिए प्रोसेस होता है कि इसमें टाइम लगता है. बट टास्क शुड बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, और जो टाइम आपने डिसाइड किया है उस टाइम पे डिलीवरी जरूर हो. थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी वो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगी टू प्रोड्यूस गुड एंड इफेक्टिव सोल्यूशन. मे बी इट कैन ग्रो मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स समटाइम. कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको हर बार जब बताता हूं, जो डिस्काउंट वाला एग्जाम्पल हमारा हर जगह फिट होता है, उसमें हमने 3-4 तरह के प्रोविजन हमेशा डिस्कस किए. वो मैनेज करने में और डेटाबेस में स्टोर करने में इट इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके बाद भी हम करते हैं बिकॉज कस्टमर के ये बेनिफिट के लिए है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है. बट टेक्नोलॉजी हमेशा यूज इसलिए करनी चाहिए कि कस्टमर को फायदा हो, कस्टमर बेनिफिशियल हो बाय योर टेक्नोलॉजी. कस्टमर मे बी नॉट टू मच साउंड अबाउट द टेक्नोलॉजी whatever you are going to produce, but आपको हमेशा उसको अवेयर करना है, ट्रेनिंग देना है और टेक्नोलॉजी पे कंप्रोमाइज नहीं करना है. जहां पे बात आ रही है फाइनेंस की, पैसे की, बजट की बात आ रही है, यू मस्ट, आप उसको कह सकते हैं कि कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बता सकते हैं. और इफ यूजर वांट प्रेफर दियर वर्क, देन डेफिनेटली वो अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है, रेडी हो जाएगा अपने बजट को बढ़ाने के लिए कि उसका टास्क कंप्लीट हो, कंप्रोमाइज वो कर लेगी. फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है कल्चर. कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सब यूनिट हैव अ कल्चर that is shared by manager and other employees. Means organization value, ethic, styles. जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, चाहे वो टीसीएस हो या ऑरेकल की बात हो, या जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका एक फिक्स फ्रेम बना होता है. अभी हम लोग नेटवर्किंग पढ़ेंगे, उसमें फ्रेम फॉर्मेट आपको बताएंगे, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, तो फ्रेम बना होता है. उसी फ्रेम के आसपास ही आपका कोड रन होता है, कोड लिखा जाता है. टेबल के नाम जो है वो हमेशा, कोई भी आप प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे वो सेम ही होगा. अगर सपोज करिए बिल आपने बनाया है, तो बिल ट्रांजेक्शन या बिल ट्रान, BILLTRAN शॉर्ट नेम में ट्रांजेक्शन से, मतलब जो ट्रांजेक्शन वाला टेबल का नाम है वो बिल ट्रांस से नाम रखा जाएगा. ठीक है. क्वांटिटी की जब बात होगी कि क्वांटिटी से आप स्टॉक मैनेज करते हैं, स्टॉक मैनेज करते हैं जिससे कि जो स्टॉक इनवर्ड है या आउटवर्ड है, यानी आपने जो सोल्ड किया है और जो कहीं से परचेज किया है, जो आ रहा है, तो क्वांटिटी का टर्म ज्यादातर QTY रखते हैं. क्वांटिटी QTY, तो वही जो कॉलम का नाम है, डोमेन का नाम है, QTY होगा. और ये हो सकता है कि जो मैंने बताया क्वांटिटी इनवर्ड है आउटवर्ड होगी, तो QTY इन हो सकती है एंड QTY आउट, समझ रहे हैं. और QTY टोटल से मतलब आप स्टॉक मैनेज कर लेंगे डे का, समझ रहे हैं. तो जो कंपनी का स्टाइल या कल्चर है वो सेम रहता है. और ये हर कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाइए, टेबल के नाम यही मिलेंगे, मॉड्यूल के नाम यही मिलेंगे, फंक्शन के नाम वही मिलेंगे.
ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पे ही काम होता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, वो चाहे फंक्शन का नाम हो, मॉड्यूल का नाम हो, या सिंपल सा छोटा आपका यूनिट या टर्म जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, सबके फिक्स नाम होते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और वो भी बिल्कुल जिस टर्म में समझते हैं कंपनी की जो स्टाइल होती है, जो कल्चर होता है, उसी में रखे जाते हैं। आप उसको कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। इवन आप क्वांटिटी पूरा टर्म भी यूज नहीं कर सकते अगर कंपनी की ये पॉलिसी है या कल्चर है कि QTY ही लिखना है। आ रही है इन, जा रही है आउट, और जब आप माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपका स्टॉक हो जाएगा QTY टोटल या TOT टोट, बस। तो ये कल्चर है। तो जब कल्चर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये सब टर्म आपस में रिलेट होते हैं, क्योंकि ये हमारी टेक्नोलॉजी को सूट करते हैं, ये पर्सन पीपुल को सूट करते हैं, ये जो टास्क दिया गया है इसको सूट करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज आर इंटरडिपेंडेंट टर्म्स, जो कि काफी हद तक एक दूसरे से अटैच रहते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दियर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड जॉब, तीनों अलग अलग टर्म है और इनको हिरार्किकली बाइफरकेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, हिरार्की बनी होती है। तो वो स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना जरूरी है। यानी एम्प्लॉय अपनी बात एक पर्टिकुलर फोरम पे कह सकता है, अपनी बात को टॉप तक पहुंचाने के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल या फेजेस होते हैं जिसके थ्रू अपनी बात पहुंचा सकता है। इसी तरह से जो डिलीवरी प्रोसेस है वो भी डिफरेंट फेज से होकर के पास होता है, वो चाहे टेस्टिंग की टीम के थ्रू हो, प्रोजेक्ट लीडर का अप्रूवल हो, मतलब एक पूरा हिरार्की या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और ये जब मैं बात कर रहा हूं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं डेवलपमेंट साइड। At the client side, you don't have any authority or you don't have any power to force it implement that side. ये जरूरी नहीं है, बट आप अपने वर्किंग से, अपने कल्चर में, अपने अकॉर्डिंग, अपने जो लाइफ स्टाइल है या अपनी वर्किंग स्टाइल है, उसको इस तरह से मैनेज करिए कि आपका स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो भी फॉर्म हो, और साथ ही साथ जब वो इंटरेक्ट करे तो वो भी टू अ लार्ज एक्सटेंट बाउंड हो जाए उस स्ट्रक्चर या जो फोरम को फॉलो करने के लिए। हमेशा ये कहा जाता है, हमारे जितने भी बड़े लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स या जितने भी, जिनसे भी हमको लगता है कुछ सीखने की जरूरत है, हमेशा कहते हैं कि जो अपने से छोटे होते हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट से आप बात करेंगे तो बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जो इलिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा नहीं है, उससे आपको और ज्यादा जरूरत होती है कि रिस्पेक्टफुली बात करें, तो आपको रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने रफ लैंग्वेज में वहां पे बात करनी शुरू कर दी तो वहां से दूसरी साइड से और ज्यादा रफ लैंग्वेज या रिस्पॉन्स आएगा। यू कांट एक्सपेक्ट दैट। सेम प्रोसेस आल्सो फॉलो। तो हम अपने स्ट्रक्चर, अपने ऑर्गेनाइजेशन एज ए डेवलपमेंट साइड should maintain decorum and structure, then client side the person और the जो मेन उनका पर्सन, डीलिंग पर्सन है, वो भी बाउंड हो जाएगा काफी हद तक कि वो भी आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करे और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आता है। बट इनिशियली यू शुड मेंटेन योर डेकोरम एट योर साइड। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट की टर्म्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। किसी को कोई टर्म ना समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरह का रिवीजन है पुराने टर्म का। हमने टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को टेक्नोलॉजी में डिवाइड कर दिया, और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं, कंपोनेंट्स, वो यूज किए। आप सभी के पास एक टेस्ट भी आया होगा, आया है? टेस्ट आया है, आएगा 10:40 के आसपास। सरप्राइज क्विज 10 है। देखिए
अब जो है सरप्राइज, आपको सभी को नया क्विज प्लानर मिल गया है। हाँ, और आज से आप सभी की लैब भी चलेंगी। लैब का टाइम टेबल नया वाला मैंने आपको शेयर कर दिया है। सभी की लैब भी चलेंगी। लैब में सारा काम वैसे ही होगा, फाइल खरीद लीजिए, ठीक है, और हाथ से अपना लिखना शुरू कर दीजिए। जब कॉलेज खुलेगा ऑफलाइन, जब भी समय मिलेगा आपको वो फाइल सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो वो उसी तरह से मैनेज करते रहिए चीजें। हर लैब में रिस्पेक्टिव टीचर आपको बता देंगे किस तरह से क्या करना है, प्रोसेस और वही है सब कुछ, ठीक। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। और सरप्राइज टेस्ट अब 15 होंगी, जो 10 थी वो 15 होंगी। तो अभी 5 सरप्राइज टेस्ट और होंगी, 10 होने के बाद 5 और होंगी। क्विज भी आपने देखा होगा, क्विज टेस्ट भी आपके 2 और बढ़ गए हैं, क्योंकि एग्जाम जो है हमारा जनवरी में होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो इस महीने हम लोग और रिवाइज कर लेंगे और ज्यादा आप अवेयर हो जाएंगे टॉपिक्स से, ठीक है। तो आप सभी सब्जेक्ट में जो क्विज है वो भी 5 होंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मुझे आज ट्यूट शीट सभी की चाहिए, देखिए, वरना सरप्राइज टेस्ट की कोई वैल्यू है नहीं। बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को, समझ रहे हैं। लवप्रीत, आदित्य राज चंद्रा, आदित्य सिंह, ये जितने लोग डिफॉल्टर हैं, काम सब लोग सही से करिए। ये सब रिकॉर्डेड है। जब आप डिले करेंगे काम तो वो सब मेंशन होता चला जा रहा है। हम इसलिए कमेंट भी लिख के भेज रहे हैं कि ये टू लेट है, ज्यादा लेट है। नंबर भी उस हिसाब से आपके कम हो रहे हैं, ये बाद में दिक्कत करेगा। और आप लोग ज्यादा सिंसियर नहीं है। थर्ड ईयर हमारा इतना सिंसियर है, सब काम अप टू डेट रखते हैं। प्रोजेक्ट उन्होंने 2-2 बार डेवलप किया, 2-2 बार प्रेजेंटेशन किया है। और अभी हम लोग थर्ड फेज में भी जा रहे हैं फॉर डिस्कसिंग मेजर प्रोजेक्ट। और आप लोग इस सब चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखिए टेस्ट आया, ठीक है। अटेंडेंस लिख दीजिए यहां पे, गूगल क्लासरूम में, यहाँ पे चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखिए फटाफट यहाँ पे। और अटेंडेंस मैंने आपको पहले ही बताया है, उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने ट्यूट शीट जमा की है। जिनका भी मैंने नाम लिया है, आदित्य सिंह, आदित्य चंद्रा, अनिल गुप्ता, अंशुमान, अर्पित, आयुष, हर्ष अग्रवाल, ऋतिक प्रकाश, ऋतिक श्रीवास्तव, लवप्रीत, उज्जवल निगम, यश तायल, 12 बच्चे हैं। ये डिफॉल्टर है। आज की क्लास की अटेंडेंस इनको नहीं मिलेगी। और आज आप टेस्ट दे दीजिए। मैं टेस्ट के मार्क्स आज तो कंसीडर कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से टेस्ट के मार्क्स भी कंसीडर नहीं करूंगा। अभी देख लेता हूँ, आप इसमें अटेंडेंस लिखिए अपनी चैट बॉक्स में। अगर अगर सबमिट कर दिया होगा मैं अटेंडेंस दे दूंगा। सभी लोग लिख दीजिए अटेंडेंस चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जो अटेंडेंस लिखेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी क्लास की। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग ने लिख दिया अटेंडेंस, मैं बंद करूं क्लास? हाँ, तो टेस्ट दीजिए सभी लोग। नोट्स में शेयर कर दूंगा ये। अटेंडेंस देखिए मैं तभी दूंगा, कौन बोल रहा है? तो क्यों नहीं जमा की थी बेटा? नहीं तो चलिए मैं टेस्ट आज कंसीडर कर ले रहा हूं, टेस्ट की अटेंडेंस दे दूंगा। आप जमा करिए जल्दी जल्दी।